एक ना कहावत है, गिद्ध बनकर अपने ही मांस को नोचना। यही सेम चीज ना वल्गर स्टार्स जो है आज भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं। अभी ना भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की ना एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे वो अपनी एक को एक्ट्रेस को एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट समझकर खुलेआम मोलेस्ट कर रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। तेरी बहन ब्याह करवा का। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। और भाई साहब ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव जो है वो एक स्टेज के ऊपर लड़की के साथ ये बकवास कर रहे थे। सीधे झूठ बोलत या हमरा के केहू छुअल ही नहीं थे। तो जितना तारा बॉडी में सब बढ़ल चढ़ल बावे, ये अपने से बढ़ गया। शरीर बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, बाल बढ़ गया, ब्लाउज बढ़ गया। खुलेआम स्टेज पर भोजपुरी सिनेमा के इतने बड़े स्टार्स खुलेआम लड़कियों को मोलेस्ट कर रहे हैं। पर ये स्टेज जो है ना ऐसे ही नहीं आ गई है। सालों तक पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ जैसे सो कॉल्ड स्टार्स ने भोजपुरी कल्चर को वल्गैरिटी के गड्ढे में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये फिल्में और गाने इतने वल्गर हैं कि पूरा दिखाने पर YouTube शायद इस वीडियो को बैन कर देगा। एंड इस सब में आयरनी आपको पता है क्या है? भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर आप देखें ना तो पहले वो कुछ ऐसी हुआ करती। इनफैक्ट भोजपुरी सिनेमा ना एक समय पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। यहाँ बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स काम किया करते थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर मिथुन चक्रवर्ती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, गानों की दुनिया के लेजेंडरी सिंगर्स मोहम्मद रफी और आशा भोसले भोजपुरी गानों में अपनी आवाज देते थे। लेकिन वही भोजपुरी इंडस्ट्री ना आज बी ग्रेड वल्गर इंडस्ट्री बनकर रह गई है, जहां मूवीज से लेकर म्यूजिक तक सिर्फ ठरक बेची जा रही है। हमसे प्यार नु करेली अपन जान से ज्यादा। तो उतार कपड़ा, उतार। एंड ये सब अगर ठरक बेचने तक लिमिटेड रहता तो ठीक था, पर एक्चुअली में ये सब ठरक का व्यापार जो है ना आज बिहार की सोसाइटी, यूथ और खास तौर पर लड़कियों को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सोसाइटी पर यह असर हो रहा है कि बिहार के जो लड़के हैं ना उनकी टॉप सर्च लिस्ट में वजाइना नंबर 1 पर आता है। इवन बच्चे भी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने में पीछे नहीं है। तो भाई साहब ऐसे में ना सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, स्पेशली उस इंडस्ट्री के अंदर जो एक समय पर सोशल मैसेज देने के लिए जानी जाती थी। जिस फिल्म इंडस्ट्री से ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने बॉलीवुड तक को हिला दिया था, आखिर आज वही इंडस्ट्री ऑब्सीन और चीप इंडस्ट्री बनकर क्यों रह गई है? कैसे ये वल्गैरिटी पहले गानों, उसके बाद फिल्मों और अब खुलेआम स्टेज तक पहुंच चुकी है? और आखिर ये वल्गर स्टार्स चाहते क्या हैं? आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। देखिए भोजपुरी सिनेमा में ना जिस लेवल पर अश्लीलता दिखाई जा रही है ना वो अब सामान्य लड़कियों के मॉलेस्टेशन तक पहुंच चुकी है। एंड इस वीडियो के अंत तक ना आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पर इससे पहले ना आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, राइज ऑफ भोजपुरी सिनेमा एंड फॉल ऑफ भोजपुरी सिनेमा। देखिए भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत ना 1960 के आसपास हुई थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी फाउंडेशन खुद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो खुद भी बिहार से बिलोंग करते थे, उन्होंने बॉलीवुड के वेटरन राइटर नाजिर हुसैन को एक फंक्शन में बोला कि वो एक फिल्म ना अपनी मदर टंग भोजपुरी में लिखें ताकि बिहार पूर्वांचल के लोग अपनी भाषा और कल्चर को बड़े पर्दे पर देख सकें। बस फिर क्या था, इसके बाद 1963 में रिलीज हुई पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़ेबो। यह फिल्म भाई साहब इतनी पॉपुलर हुई कि पहले तो सिर्फ इसको यूपी और बिहार में रिलीज किया गया था, लेकिन फिर डिमांड के कारण ना बॉम्बे और दिल्ली के सिनेमा घरों में भी इस मूवी को दिखाया जाने लगा। खुद लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम जैसे बड़े राजनेताओं ने इस मूवी को देखा था। इसकी पॉपुलैरिटी का आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि इस प्रोजेक्ट का बजट सिर्फ 5 लाख रुपए था, लेकिन रिलीज के बाद इसने 75 से 80 लाख रुपए कमाए थे। और भाई साहब 1960s के हिसाब से ना रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस थी। इस फिल्म में डाउरी और विडो रीमैरिज पर बहुत अच्छा मैसेज दिया गया था और इस पहली ही भोजपुरी मूवी ने अकेले कमाई के मामले में
कई टॉप हिंदी मूवीज को पीछे छोड़ दिया था। इनफैक्ट पूरे के पूरे गांव बैलगाड़ी और ट्रक्स में भरकर शहर जाते थे, पहले गंगा का स्नान करते थे और फिर इस मूवी को देखते थे। बेसिकली बनारस और पूर्वांचल के कई थिएटर्स जो थे वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुके थे। ये फिल्म कल्ट हिट बनी और 1965 में हुए फर्स्ट भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में इसने बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट स्टोरी के अवार्ड जीत लिए थे। ये मूवी ना मानो भोजपुरी सिनेमा के लिए गोल्डन स्टार्ट बन गई थी, क्योंकि इसी के बाद एक हिट फिल्में भोजपुरी सिनेमा में रिलीज हो रही थी, जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज भी दे रही थी, चाहे वो लागी ना छूटे राम हो, बनवारी हो हमरा के बलमा गंवार, बनवारी हो हमरा के, या फिर विदेशिया हो। इन दोनों मूवीज के अंदर ना कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी जैसे मुद्दों पर बहुत सुंदर मैसेजिंग दी गई थी। इनफैक्ट विदेशिया में तो दिखाया जाता है कि कैसे एक ब्राह्मण पान वाला जो है वो सो कॉल्ड अनटचेबल लड़की से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद वो अकेले ही उस लड़की के लिए पूरी सोसाइटी से लड़ता है। ना डर बे ना डर बे ना डर बे राम, ना डर बे राम, जान लेके ओ जान लेके हथेली पे चल बे जमाने से, ना डर बे राम। ये मूवी सुपर हिट हुई थी और सिर्फ बनारस के अंदर 25 हफ्तों से ज्यादा चली थी। अब जैसे ही लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री की बैक टू बैक 3 फिल्में सुपर हिट साबित होती हैं, तो भोजपुरी फिल्मों की पॉपुलैरिटी पूरे देश में फैल जाती है और इन फिल्मों की सक्सेस को देखकर बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स भी अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर भोजपुरी फिल्मों में पैसा लगाया जाए तो 3-4 गुना प्रॉफिट तो ऐसे ही मिल जाएगा। इनफैक्ट इसी समय ना बनारस से निकलने वाली रंभा नाम की मैगजीन के मुताबिक तो उस समय भोजपुरी मूवीज की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि 1962 से 1965 के बीच में 100 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों की अनाउंसमेंट पहले से ही करके रखी हुई थी और सिर्फ 1965 में करीब 2 दर्जन फिल्में प्रोडक्शन में थी। और इसका मतलब साफ था कि बहुत ही कम समय में भोजपुरी सिनेमा ने अपना वर्चस्व बना लिया था और इसके बाद ना भोजपुरी में सीता मैया जैसी मूवीज भी बनी, जो अपने आप में उस समय किसी मास्टरपीस से कम नहीं थी। तोड़ ले राम धनुख शंकर के, देवता हर्षित भइले, बादल जय जयकार गगन से फूल के बरखा कैले, सखियन संग मगन मन सीता रंग भूमि में आईली, विजयी राजकुमार रघुबर की परमाला पहिराई। इस दौर की फिल्मों में ना खासियत ये भी थी कि इसमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भी दिया जाता था। पर देखिए भोजपुरी सिनेमा की इतनी अर्ली ग्रोथ के बावजूद भी ना प्रोड्यूसर्स जो थे वो भोजपुरी इंडस्ट्री की जगह बॉलीवुड में पैसा लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि इसी टाइम ना बॉलीवुड भी बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा कि जितना पैसे का रिटर्न उन्हें एक भोजपुरी फिल्म से मिलेगा उससे डबल तो उन्हें बॉलीवुड की मूवी से मिल जाएगा, क्योंकि एक तो बॉलीवुड के पास पहले से ही अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी जैसे स्टार्स पैदा हो चुके थे। ऊपर से भोजपुरी बहुत ही लिमिटेड लोग बोलते हैं, इसके कंपैरिजन में बॉलीवुड की जो हिंदी है वो ऑडियंस कहीं बड़ी थी। ऊपर से इतना काफी नहीं था कि 1964 में कई भोजपुरी मूवीज फ्लॉप हो गई। फिर क्या था, प्रोड्यूसर्स ने भोजपुरी मूवीज में पैसा लगाना बंद कर दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1967 से 1976 तक यानी 10 सालों में भोजपुरी में सिर्फ 2 बड़ी फिल्में बनी। इसी दौरान विधाता नाच नचावे नाम की एक फिल्म बनी थी, जिसके गाने खुद मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाए थे। गोरी रंग गैले मनवा तोरे रंगवा, गोरी रंग गैले मनवा तोरे रंगवा, गोरी रंग गैले मनवा तोरे रंगवा, पर यह फिल्म भी जो थी ना वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि जितनी तेजी से भोजपुरी इंडस्ट्री ने राइज किया था उतनी ही जल्दी भोजपुरी सिनेमा खत्म भी हो गया था। पर अभी उसमें अश्लीलता का तड़का नहीं लगा था, क्योंकि अभी उसमें रिवाइवल के लक्षण बचे थे। 1977 में दंगल नाम की एक कलर भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई, जिसने वापस से भोजपुरी इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी थी, जिसके स्टोरी लाइन से लेकर गाने सभी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड थे। और इस फिल्म का ये गाना तो आपने जरूर सुना हो। फुल रही थी कि इसने प्रोड्यूसर्स में वापस से कॉन्फिडेंस जगा दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी बहुत पोटेंशियल है। इसके बाद ना भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़िया एक मूवी आने लगी, चाहे वो 1979 में रिलीज हुई बलम परदेसिया हो, जिसके गानों को खुद लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने गाया था। आई हो राम, जो नरे के हाथ आईना पकड़ा देलत, बेईमान तोड़ के चल देलत। ए बुढ़िया,
एक वाइना टूटले के तो इतना दुख। या फिर 1980 में रिलीज हुई नदिया के पार हो, जो यूपी बिहार में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया 30 गुना ज्यादा कमाए थे। बॉलीवुड तक भोजपुरी इंडस्ट्री की इस कमाई से इतना हिल गया था कि बाकायदा उसने इसका रीमेक हम आपके हैं कौन बना डाला था। आप ना भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलैरिटी का इसी बात से अंदाजा लगा लो कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर्स बाकायदा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चालू कर चुके थे। चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो जिन्होंने बिहारी बाबू में काम किया था, या फिर खुद अमिताभ बच्चन हो जिन्होंने पान खाएं सैया हमार में डेब्यू किया था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन ने तो कई भोजपुरी मूवीज में काम किया है, चाहे वो गंगा हो, गंगोत्री हो या फिर गंगा देवी हो। 1990 तक भोजपुरी सिनेमा करीब 150 से ज्यादा फिल्में रिलीज कर चुका था। इंडस्ट्री ने भी एक आइडेंटिटी बना ली थी जो अपने कल्चर और सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती थी, पर एट द सेम टाइम ना ये भी एक रियलिटी थी कि इसका ऑडियंस बेस भोजपुरी बेल्ट तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा के स्केल के सामने भोजपुरी अभी भी एक छोटी इंडस्ट्री थी, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में उतना पैसा नहीं था, जिससे चाहकर भी ना भोजपुरी सिनेमा बॉलीवुड के लेवल की मूवी नहीं बना पाता था। और इसी कारण से ना भोजपुरी स्पीकिंग ऑडियंस भी ना बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा प्रेफर करने लग गई, और यही भोजपुरी का आगे चलकर डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण बनता है। देखिए, इसमें ना कोई शक नहीं कि 2000s तक भोजपुरी सिनेमा ने अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना ली थी, लेकिन फिर ना यही फेज भोजपुरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बना, और उसको समझने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि उस समय बॉलीवुड की क्या हालत थी। देखिए, बेसिकली ना पहले बॉलीवुड एक लीगलाइज्ड इंडस्ट्री नहीं थी। आसान भाषा में कहीं ना तो बॉलीवुड का कोई इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला हुआ था। इससे प्रोड्यूसर्स चाह कर भी बैंक से फंडिंग नहीं ले सकते थे फिल्म बनाने के लिए, और इसी कारण से ना इस दौरान फिल्म फाइनेंस का ज्यादातर हिस्सा अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में था। दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के जो डॉन थे वो फिल्म फाइनेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रखते थे। अब भाई साहब, इससे होता यह था कि फॉर एग्जांपल किसी मूवी की कमाई 100 रुपए हुई है ना, तो सिर्फ 20 रुपए ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मिलते थे, बाकी 60% अंडरवर्ल्ड के पास चला जाता था। लेकिन ये सब कुछ ना 2000 आते आते चेंज हो गया। 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिल्म मेकिंग को एक इंडस्ट्री का लीगल स्टेटस दे दिया, और इसके बाद ना बैंकों ने ऑफिशियली फिल्म्स की फाइनेंसिंग शुरू कर दी। मतलब पहली बार बॉलीवुड में व्हाइट मनी का डायरेक्ट इन्फ्लो आया था। इससे बॉलीवुड ने अपना स्केल और क्वालिटी दोनों ड्रास्टिकली अपग्रेड करना शुरू कर दिया था। टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही थी, बजट बढ़ रहे थे और नए स्टार्स आ रहे थे, जिसका एक नया ही क्रेज बन रहा था। कैमरा क्वालिटी, साउंड डिजाइन, प्रोडक्शन वैल्यूज में बहुत इंप्रूवमेंट आया था। इसी एरा में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, गोविंदा और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स ने अपना स्टारडम एस्टेब्लिश कर दिया था। अब जहां बॉलीवुड का एक तरफ फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री चाहकर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकती थी, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के पास इतना पैसा नहीं था। पैसा तो एक बात थी, ऊपर से भोजपुरी फिल्म मेकर्स जो थे वो एक्सपेरिमेंट करने से बहुत डरने लग गए थे। वो वही टिपिकल स्टोरी लाइन पर मूवी बनाए जा रहे थे जो हिट भी हो रही थी शुरुआत में। पर भाई साहब, कब तक ऑडियंस को जो है एक ही टाइप का कंटेंट दिखाओगे? एक टाइम तो ऑडियंस भी उभी जाएगी ना। यही हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ। उनकी मूवी इतनी प्रिडिक्टेबल होने लगी कि एक बच्चा भी बता दे कि आगे क्या होने वाला है, और रिजल्ट ये हुआ कि खुद भोजपुरी ऑडियंस ने भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर बॉलीवुड की फिल्में देखनी चालू कर दी। लिटरली जो भोजपुरी स्पीकिंग ऑडियंस थी ना, वो खुद मूवी देखने नहीं जा रही थी, क्योंकि बॉलीवुड वाले भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री जैसे ही टिपिकल स्टोरी लाइन में मूवी बना रहे हों, पर कम से कम उनके पास बजट, स्टार कास्ट और बेटर डायरेक्टर होता था। और ऐसी सिचुएशन में ना इंडस्ट्री के पास एक ही रास्ता बचा, सर्वाइवल के लिए फिल्मों के अंदर वल्गैरिटी और सेक्सुअलिटी को बेचना। 2000 का दशक आते आते ना भोजपुरी में बैक टू बैक एडल्ट थीम फिल्में बनने लग गई थी। इन फिल्मों की कहानी बहुत वीक होती थी, लेकिन डेलिबरेटली बोल्ड और इरोटिक कंटेंट डाला जाता था, ताकि कम से कम एक बंच ऑफ ऑडियंस थिएटर तक खींच कर आ जाए। और भाई साहब, ये फॉर्मूला चल निकला। फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद भोजपुरी सिनेमा में वल्गर मूवीज, स्पेशली गानों की तो बाढ़ आ गई। इन गानों के टाइटल्स अपने आप सब कुछ कह देते थे। पेप्सी पी के लागलू सेक्सी, रिमोट से लहंगा उठाई दे, लैला मालबा, चोली के पीछे कौन बा, लहंगा में उठेला लटकावे। कहानी चाहे जो कुछ भी हो, बीच में 1-2 आइटम सॉन्ग्स, विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना, हीरो के 4-5 क्रिंच डायलॉग्स। शेर की दहशत और बॉस की बादशाहत को चुनौती देने वाला ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। मर्द ही का जौन आन खाती शान और मान खाती जान ना गवा दे। अगर ते अपना बाप के असली औलाद है ना, तो काजल के छू के दिखा। और 1-2 ओवर द टॉप फाइट सीन्स, बस मूवी कंप्लीट और सुपर हिट। ये दोनों बंदा पीछे से उनके ऊपर तीर चला देता है और ये सोचने लगते हैं कि अब तो निरहुआ गया, कि तभी निरहुआ अपना जलवा दिखाते हैं और दोनों तीरों को हाथों से पकड़ लेते हैं और तीर को बिना धनुष के ऐसे फेंकते हैं कि दोनों बंदों का काम तमाम हो जाता है। तो अब निरहुआ का सामना इस चाचा से होता है। चाचा के हाथ में तो बंदूक के ऊपर निरहुआ निहत्था है और फिर वो अपना पैर इस हथियार पर मारते हैं और ये हथियार गोल गोल घूमने लगता है। अब मुझे तो ये नहीं पता कि ये फिजिक्स का कौन सा लॉ है। और सबसे दुखद बात ये थी कि इस दौरान सेंसर बोर्ड ने भोजपुरी कंटेंट पर कोई स्ट्रिक्ट नजर नहीं रखी। इस वजह से ऐसी नीश की मूवीज
भोजपुरी में धड़ाधड़ बननी शुरू हो गई। ये फिल्में ना सिंगल स्क्रीन थिएटर में ओपनली चलाई जाती थी और डिमांड काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ठरक बिकती है। ऊपर से ना रूरल ऑडियंस जो थी उनको इस फिल्म से एक एस्केप रूट मिल जाता था। दिन भर मजदूरी और मेहनत करने के बाद ना उनके लिए एक चीप एंटरटेनमेंट का रिलीफ बन गया था। कहानी की डेप्थ या फिर सिनेमैटिक क्राफ्ट उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। और इसी वजह से ना भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे नए नए स्टार्स उभर कर आए जिनकी एक्टिंग अर्जुन कपूर से भी खराब थी, लेकिन इसी वल्गैरिटी के फॉर्मूले को यूज करके वो फेमस बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह, निरहुआ और खेसारी लाल यादव जैसे भोजपुरी स्टार्स की। इनकी पूरी इमेज जो है ना, इन्होंने मस्कुलिनिटी और हीरोइज्म पर बिल्ड कर रखी है, जिसमें इनकी फिल्मों के अंदर इनका मेन काम होता है दुश्मनों से लड़कर लड़की के साथ सुहागरात मनाने का। पूरी मूवी का सीन देख लो जिसमें खेसारी लाल यादव जो है वो आई लव यू को क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है। चल कपड़ा उतार, उतार कपड़ा, कि हमसे प्यार नु करेली अपन जान से ज्यादा। तो उतार कपड़ा, उतार। ये कौन तरीका प्यार जतावे के? हमरा ये तरीका आगेला। उतार कपड़ा, खत्म हो गल तोर प्यार। या फिर खेसारी लाल का ये सॉन्ग देख लो। और सिर्फ खेसारी लाल या फिर पवन सिंह नहीं, आप बाकी सो कॉल्ड स्टार्स की हरकतें देख लो मूवीज के अंदर। किसी एक के साथ बनती थी। मतलब भोजपुरी सिनेमा की पहचान जो है उनके अश्लील गाने और उनके डबल मीनिंग डायलॉग्स बन गए। प्रोड्यूसर्स को भी पता था कि ये फॉर्मूला सेट है, तो मीनिंगफुल कहानियां क्यों ही बनाना भाई। यूट्यूब के आने के बाद वल्गर भोजपुरी गाने और मूवीज इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। बस फिर क्या था, हर भोजपुरी लेवल एक से एक अश्लील गाने बनाने लग गया जिसमें सिर्फ वल्गैरिटी होती थी। और ये अश्लीलता ना धीरे धीरे इतनी स्ट्रीमलाइन हो गई कि बिहार में प्राइवेट सिंगर्स भी अपने ऐसे ही गाने निकालने लग गए यूट्यूब के ऊपर, जिसमें लड़की के साथ खुलेआम मॉलेस्टेशन, यौन हिंसा ये सब की जाती है। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। तेरी बहन ब्याह करवा का? अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। और इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि ऑल ओवर इंडिया जो भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान एक समय पर एक क्लासिकल इंडस्ट्री के रूप में होने लगी थी, वो पूरी तरीके से चेंज होकर वल्गर और ऑब्सीन सिनेमा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। इस पूरी अश्लीलता की दुकान से ना भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज ये हुआ है कि पूरे भारत के अंदर भोजपुरी सिनेमा की पहचान एक थर्ड क्लास, चीप और वल्गर इंडस्ट्री की बन चुकी है। जो इंडस्ट्री कभी दहेज और कास्ट इनक्वालिटी के खिलाफ फिल्में बनाकर सोसाइटी को इंस्पायर कर रही थी, वही इंडस्ट्री सन 2000 के बाद अपने सर्वाइवल के लिए बस अश्लीलता, आइटम सॉन्ग्स और डबल मीनिंग डायलॉग पर निर्भर हो गई। और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना वो आपके ऊपर हुआ है, यानी कि वो लोग जो इस पूरी सामग्री को कंज्यूम करते हैं। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने स्टडी करके बताया कि लगभग 88% भोजपुरी फिल्में और गाने विमेन को एक नेगेटिव एंगल से पोर्ट्रे करते हैं। मतलब महिलाओं को ना सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये कोई एक दो फिल्मों की बात नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्री वाइड पैटर्न बन चुका है। और जब बार बार यही कंटेंट प्रोड्यूस और कंज्यूम होता है ना, तो सोसाइटी में विमेन के प्रति रिस्पेक्ट और डिग्निटी कमजोर होने लगती है। और ये बिहार में खुलेआम आज देखने को मिल रहा है। गांव-गांव में ऑर्केस्ट्रा पर ऑलमोस्ट न्यूड लड़कियों को मंच पर नचाया जा रहा है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे उनको देख रहे हैं, बंदूकें चलाई जा रही हैं। पॉलिटिकल रैलीज तक बिना अश्लीलता के नहीं हो रही हैं। पूजा के उत्सव तक अश्लीलता से भर चुके हैं, चाहे वो सरस्वती विसर्जन हो, पटना के कॉलेज में सरस्वती पूजा हो, कटिहार में दुर्गा पूजा के बीच में ठुमके हों, आरा में छठ पूजा के दौरान डर्टी डांसिंग हो, या फिर मोतिहारी में पूजा के बीच अश्लील डांस और हिंसा हो।
लाइव मिनट वालों ने एक सर्वे किया। भारत के अलग अलग राज्यों के बच्चे जो हैं वो विकिपीडिया पर क्या सर्च करते हैं। उसमें पता चला कि पंजाब के जो बच्चे हैं ना वो गुरु ग्रंथ साहिब सर्च कर रहे थे। महाराष्ट्र के बच्चे छत्रपति शिवाजी के बारे में सर्च कर रहे थे। तमिलनाडु, आसाम और उड़ीसा के बच्चे अपनी भाषा को सर्च कर रहे थे। लेकिन बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा पता है क्या सर्च कर रहे थे? भुर यानी वजीना। और इसके अलावा ना गूगल ट्रेंड्स का डेटा भी बताता है कि बिहार उन राज्यों में से है जहां पोर्न रिलेटेड सर्चेस सबसे अधिक होती हैं। सोचिए कि किस तरीके से पूरी सोसाइटी का दिमाग अश्लीलता की ओर ढल रहा है और ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री तक विधानसभा में अश्लील भाषा इस्तेमाल करने में 1 सेकंड नहीं सोचते हैं। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए। इन टोटलिटी वल्गैरिटी को ना बिहार के अंदर एक नया नॉर्मल कल्चर बना दिया गया है। बिहार की ऐतिहासिक पहचान थी छठ पूजा, मधुबनी पेंटिंग्स, भागलपुर सिल्क, फोक डांसेस और नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय। बिहार वही भूमि है जहां पर बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और जहां मिथिला में सीता माता का जन्म हुआ था। मतलब बिहार की असली पहचान हमेशा से नॉलेज, आर्ट और डिवोशन रही है। लेकिन आज अश्लील मीडिया और पॉप कल्चर ने पूरे बिहार की इमेज को बदल दिया है और लोग बिहार को ऑब्सीन भोजपुरी सॉन्ग्स और चीप सिनेमा से जोड़ने लग गए हैं। यही सबसे बड़ा कल्चरल लॉस है जो भोजपुरी इंडस्ट्री ने समाज को दिया है। देखिए आज ना बिहार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है कि वो अपने पॉपुलर एंटरटेनमेंट जोन में क्या देखना चाहता है। अगर वो यही अश्लीलता देखना चाहता है तो फिर बिहारी यूथ का कुछ नहीं हो पाएगा। वो विकिपीडिया पर वजाइना ही सर्च करेगा और बिहार की बेटी का मॉलेस्टेशन ही होगा। लेकिन अगर सुधार करना है ना तो उन्हें भोजपुरी सिनेमा में रिफॉर्म करने होंगे। रवि किशन जो कि खुद भोजपुरी के वेटरन एक्टर रह चुके हैं और अब एक MP हैं जो खुद अश्लील गानों पर नाच चुके हैं, उन्होंने अब ओपनली डिमांड की है कि वल्गर भोजपुरी गाने बंद होने चाहिए। उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है कि ऐसे गाने ना सिर्फ बिहार और पूर्वांचल की इमेज को बदनाम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने पटना हाईकोर्ट में PIL फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि भोजपुरी के चीप और ऑब्सीन सॉन्ग्स महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ जा रहे हैं और उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें सिग्नल देती हैं कि भोजपुरी के अपने ही स्टेक होल्डर्स अब इस टॉक्सिक कल्चर से थक चुके हैं। साथ ही साथ ना बिहार पुलिस ने भी अपना क्रैकडाउन शुरू किया है। 2023 से 2025 के बीच में पुलिस ने होली और शिवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स पर वल्गर भोजपुरी सॉन्ग्स बजाने पर रोक लगा दी थी और कई जगह डायरेक्ट बैन्स किए थे। पर क्या ये सब काफी है? ऑनेस्टली इन सब चीजों से ना कोई फायदा नहीं है जब तक ऐसी चीजों को स्ट्रिक्टली ना रोका जाए। द ओनली ऑप्शन बिहार हैज इज कि वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करें, रिफॉर्म करें, जो बिहार के असली कल्चर को दिखाए, ग्राउंडेड कहानियां प्रोड्यूस करें। ऐसे फिल्में और अश्लीलता ने कुछ नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ बिहार का नाम ऐसा बना रही हैं कि एक बिहारी खुद को बिहार का ही ना बता पाए। ये जो कुछ स्टार्स हैं ना, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये तो पैसा कमा कर निकल जाते हैं। बदनाम आप लोग होते हो, बच्चे आपके खराब होते हैं, समाज आपका खराब होता है और फिर यही समाज के लोग आपके घर की लड़कियों के साथ गलत करते हैं। दिस इज द रियलिटी एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भी चाहिए कि मलयालम सिनेमा की तरह ना अच्छी भोजपुरी फिल्मों को सब्सिडीज और पॉलिसी सपोर्ट दे, तो भोजपुरी एक बार फिर से अपनी इज्जत को रिकवर कर सकता है कुछ हद तक। मलयालम सिनेमा जो है ना एक टाइम पर B ग्रेड फिल्में ही बनाता था, मल्लू, सॉफ्ट पॉर्न जैसे कीवर्ड्स हुआ करते थे, लेकिन सब्सिडीज और ऑडियंस के सपोर्ट से आज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सिनेमा बन चुका है मलयालम सिनेमा। और इसीलिए ना भोजपुरी के लिए भी यही मॉडल फॉलो किया जा सकता है। लेकिन अगर भोजपुरी सिनेमा रिफॉर्म नहीं करता है तो उसके पास कोलैप्स के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। और ये कोलैप्स जो है ना वो एक इंडस्ट्री का नहीं होगा, एक राज्य का होगा, बिहार का होगा। आप क्या सोचते हैं बिहार में हो रहे इस सामाजिक पतन के बारे में? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।